प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हम 10 लाख तक की जो कमाई होती है उस पर टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022 ये जो सेशन चल रहा है 21-22 वाला, ये खत्म होने वाला है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। दिसंबर तक आपको इनकम टैक्स फाइल भी करना है। एक लेख मिला है मुझे, उस लेख के आधार पर 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स कैसे बचाया जा सकता है ये मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो 13 दिसंबर का ये एक आर्टिकल है, देखते हैं इसमें किस प्रकार से 10 लाख तक की कमाई पर हम इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। इस लेख में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स बचाने की आखिरी तारीख आप सभी जानते हैं 31 मार्च 2022 है। असेसमेंट ईयर आपका 2022-23 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास लगभग थोड़ा ही समय अब रह गया है। अगर आपने टैक्स बचाने के कोई उपाय नहीं किए हैं तो आपको टैक्स बचाने के लिए तुरंत कुछ काम करने चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम 1.5 लाख रुपए पीपीएफ सीपीएफ या जो सुकन्या समृद्धि खाता है वहाँ डाल करके 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर के लगभग 2 लाख रुपए बचा सकते हैं और केवल 2 लाख की ही छूट हमें मिलती है। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी जो टैक्स है उसको बढ़ा करके 0 पे ला सकते हैं 10 लाख तक की कमाई के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे करें शुरुआत। यह हम 60 साल की से कम आयु वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए से कम जो इनकम टैक्स होगा, जो 10 लाख से अधिक की इनकम ले रहे हैं उसको जीरो करने का तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की हर साल कुल सैलरी 10.5 लाख रुपए होती है, अमूमन सबकी होती है, इतनी लगभग चली जाती है आसपास, तो 30% वाले स्लैब में वो आ जाएगा। 10 लाख अगर सैलरी है तो जो आपके स्लैब हैं 5%, 10%, 15, 20, 25, तो 30 के ऊपर वो जाएगा, 10 लाख से ऊपर। तो अब उसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसे 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं 50,000 की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको मिलती है। तो 10 लाख में से 10,50,000 में से 50,000 आपके कम हुए तो टोटल इनकम 10 लाख आपकी बची। अब जो 10 लाख की सैलरी आपके पास है उस सैलरी में सेक्शन 80D का फ़ायदा उठाते हुए आप 1.5 लाख रुपए तक आप बचत कर सकते हो। ये बचत आपकी पीपीएफ में हो सकती है, आपका जो सुकन्या समृद्धि खाता है उसमें हो सकती है, एनएससी में हो सकती है, जो आपका पीपीएफ अकाउंट होता है उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। तो 80C के अंतर्गत आपने 1.5 लाख रुपए ये बचा दिए। इसके अलावा आपने जो ट्यूशन फीस दी, तो बच्चों की ट्यूशन फीस दी होगी, अगर आपके परिवार में कोई बच्चे हैं तो उनकी जो ट्यूशन फीस पर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो उसमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक की खर्च करने वाली राशि को टैक्स से छूट ली जा सकती है। इस तरह 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपके बच गई तो आपके 8,50,000 रुपये की राशि बची। आप शायद समझ गए होंगे, आपकी इनकम थी 10,50,000, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में कटे आपके, तो 10 लाख इनकम बची। 10 लाख इनकम में से 1.5 लाख आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाते या बच्चों की फीस में जमा किए तो आपकी इनकम बची 8,50,000 रुपये। अब एनपीएस के बारे में जानते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस आपकी कटती है, क्योंकि हम सभी नई पेंशन स्कीम में है तो उसमें आपको कैसे टैक्स में छूट मिलेगी। आपकी अगली मदद जो आपको मिलेगी वो मिल रही है सेक्शन 80C से अलग हट करके 80CC-D में। इसके तहत आपको जो एनपीएस में आप पैसा जमा करते हैं 50,000 की छूट मिल जाती है। यदि आप इसमें हर साल 50,000 का निवेश करें, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तो ऑटोमेटिक सैलरी से कट जाता है और उनका 50,000 क्या उससे अधिक भी जमा हो ही जाता है, तो 50,000 की छूट मिलेगी। यानी कि आपकी जो इनकम हो गई वो हो गई आपकी 8,50,000 में से 50,000 कम करेंगे तो 8 लाख रुपये आपके बच जाएंगे। इनमें से कोई भी इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपए की ब्याज के लिए भी टैक्स छूट पाने का क्लेम का अधिकार रखता है और उसकी इनकम इस प्रकार से बच जाएगी 6 लाख रुपए। 24B अगर आपको समझ नहीं आए तो उसको फिर से समझिए कि आपके पास 8.5 लाख बचे थे, आपने जो सुकन्या समृद्धि खाता जमा किया था या पीपीएफ जमा किए थे 1.5 लाख, उसके आधार पर आपके पास बचे 8.5 लाख रुपए। उसमें 50,000 रुपये की आपको एनपीएस से छूट मिली, जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो आपके पैसे कटते हैं सैलरी से। तो आपकी जो सैलरी बची वो 8 लाख रुपये बची। 8 लाख सैलरी में से जो इनकम टैक्स की धारा 24B है उसके तहत आप 2 लाख रुपये तक का ब्याज के लिए टैक्स छूट पाने का क्लेम कर सकते हैं। अब ये 2 लाख रुपये की छूट कहाँ से मिलेगी तो आप सभी जानते हैं 24B के अंतर्गत आप सभी ने अगर होम लोन लिया है मकान का, या आपने कुछ ऐसा लोन लिया है जो कि आपका इनकम टैक्स में छूट के लिए योग्य है, तो आप होम लोन को ही मान लीजिए फिलहाल। तो होम लोन पे अगर आपने 2 लाख रुपए तक का ब्याज दिया है तो 2 लाख रुपए तक की छूट आपको मिलेगी, आप उसका क्लेम कर सकते हैं। तो आपका टोटल जो इनकम बची वो बची 6 लाख रुपए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी यही करता है कि वो जल्दी से नौकरी लगने के बाद होम लोन लेता है और अपना इनकम टैक्स बचाना शुरू करता है, साथ ही साथ उसका इससे मकान भी बन जाता है जल्दी से। तो होम लोन पर अगर आपने ब्याज लिया है
ब्याज दिया है तो आप लोग उस ब्याज को 2 लाख तक के ब्याज को इसमें माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इनकम बची 6 लाख रुपए। अब हम अपने बीमा के बारे में बात करते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत और भी कुछ खास छूट मिलती हैं, इन छूट को भी जान लेते हैं। ये हैं जैसे पति पत्नी या बच्चों या खुद के लिए अगर आप अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप पर, इसके अलावा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, आप लोग आपने कोई इंश्योरेंस लिया है बीमा या हेल्थ चेकअप के संबंध में या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, उसमें आप 25,000 रुपये तक का डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम करते हैं तो उसमें आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। मगर आपके अगर माता पिता 60 साल से ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो तब भी आपको ये छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। उससे कम उम्र के अगर हैं तो उनको उसमें छूट नहीं मिलेगी, हो सकता है वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आए। तो माता पिता का 60 साल से अधिक आयु का होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच में से और कम बच्चे आपकी जो पैसे हैं, अगर हम इनको घटा दें तो आपके 5,25,000 रुपये अब बचे हैं, क्योंकि 50,000 माता पिता के हेल्थ प्रीमियम की छूट मिल गई। 25,000 रुपये आपका जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपने ले लिया होगा, तो 75,000 रुपये आपके ये कम हुए। तो 6 लाख रुपये में से 75,000 रुपये घटा दीजिए, 25,000 अपने हेल्थ इंश्योरेंस के, 50,000 अपने मम्मी पापा के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के। इस प्रकार से आपकी इनकम बची 5,25,000 रुपये। आपने यदि किसी ट्रस्ट को या किसी मंदिर समिति को, किसी अन्य चीज़ को 25,000 रुपये का दान या चंदा देकर इस राशि की रसीद ली है, पक्का सबूत चाहिए, लेकिन इसका याद रखिएगा, अगर आपने वो रसीद ली है तो इसका पक्का सबूत आपके पास होना चाहिए और इसके लिए दस्तावेज आपको अपने पास रखने चाहिए। यानी कि जहां आपने चंदा दिया है उसकी मोहर वाली रसीद उनसे ले लें। तो इस प्रकार से जो 5,25,000 रुपये आपकी सैलरी बची थी, वो बचे आपके 5 लाख रुपये, और इस पर 2.5% के हिसाब से आपको 12,500 रुपये टैक्स लगेगा। मगर इतनी ही छूट भी उपलब्ध है। अभी थोड़ा और बात करते हैं। जो 2.5 लाख रुपये है आपका, उस पर आपका टैक्स शून्य होता है, आप सभी जानते हैं। 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% है, उससे ऊपर फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो इस प्रकार से आपका ये जो टैक्स था वो जीरो हो जाएगा। इनकम टैक्स की धारा 80 TTA के तहत बचत बैंक खाते पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपये तक का जो ब्याज मिलता है आपको, वो टैक्स फ्री होता है। अगर आपने कोई RD की है, वहाँ आपको 10,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो वो टैक्स फ्री होगा। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक खाते, सब पे मिलने वाला ब्याज इसमें शामिल किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अगर 10,000 से अधिक आपको ब्याज मिलता है आपके बचत खाते से, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। धारा 80 TTA के तहत 60 वर्ष से कम आयु के लोगों को 10,000 रुपये तक जो ब्याज है वो उसमें कटौती का दावा कर सकते हैं, उसको उसकी सुविधा मिलेगी। 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग होंगे, उन्हें 80 TTB के तहत 50,000 रुपये तक के ब्याज की आय या एक्चुअल आय जो भी कम हो, उसके लिए टैक्स कटौती का वो लोग दावा कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ अन्य चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। बचत खाते की ब्याज को अन्य स्रोतों से आय के तहत इनकम में शामिल किया जाता है। ऊपर एक कॉलम होगा, जब आप अपना स्टेटमेंट दे रहे होंगे तो उसमें कॉलम लिखा होगा अन्य स्रोतों से आय, तो आप इसे इसमें बचत खाते के रूप में शामिल कर सकते हैं। छूट से अधिक आय का खुलासा आपको टैक्स रिटर्न पर करना होगा, जिस पर रिलेवेंस स्लैब रेट से के तहत टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स की जो धारा 19A है, उसके अनुसार बचत खाते पर TDS नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है कि 10,000 रुपये तक का जो टैक्स होगा, वो ब्याज मिलेगा जो आपको, वो टैक्स फ्री होगा, भले ही वो आपका RD है, FD है, या बचत खाते पे आपको 10,000 रुपये ब्याज मिल रहा है सालाना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 TTA को जान लेते हैं, ये क्या है वास्तव में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या हिंदू यूनाइटेड फैमिली, जो जुड़ी हुई फैमिली है, संयुक्त परिवार है, ही ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है, जबकि कंपनी और फर्म ये लाभ नहीं ले सकती। ध्यान रखिएगा, कोई कंपनी फर्म इसका लाभ नहीं ले सकती, बल्कि केवल आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। डाकघर, बैंकों या सरकारी बैंकों में मौजूद सभी बचत खातों पर ब्याज की जो राशि है, कुल प्राप्त ब्याज 10,000 से ज़्यादा नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने RD की है, FD की है, कोई भी बचत किया है, उसमें आपको केवल 10,000 रुपये तक जो ब्याज मिल रहा है वही टैक्स फ्री होगा। उससे ऊपर वाले में आपको ब्याज देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। धारा 80 TTB के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या है, तो ये धारा 80 TTB जो इनकम टैक्स की धारा है, वो 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के बचत खातों और FD पर इस धारा के तहत 50,000 रुपये तक की जो ब्याज के लिए राशि है, वो कटौती के पात्र इसमें होते हैं। ध्यान रखिएगा, 60 साल से अधिक आयु के लोग, उससे कम आयु के लोग जो होंगे 60 साल से कम उम्र के, उनको केवल 50,000 के ही जो बचत खाते पर ब्याज मिल रहा है, उसमें 10,000 रुपये तक की ही छूट मिलेगी, जबकि 60 साल से अधिक लोगों को 50,000 तक के लिए छूट मिलेगी।
एफडी पर ब्याज की इस धारा के तहत बराबर कटौती के लिए ये भी पात्र होंगे। अब छूट कैसे नहीं मिलेगी, जरा ये भी देख लीजिए। अगर आपने टाइम डिपॉजिट किया है, एफडी, आरडी या अन्य किसी निवेश पर ब्याज प्राप्त कर धारा 80 टीटीए के तहत छूट नहीं ली है, तो उसमें आपको ये छूट नहीं मिलेगी। बैंक बचत खातों से मिलने वाला ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता। जो आपको बैंक ब्याज देता है उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता, इनकम टैक्स आपका नहीं कटता। वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80 टीटीए के तहत इसके शामिल नहीं किया जाता उनको। दूसरी ओर 80 टीटीबी वरिष्ठ नागरिकों को बैंक, डाकघर या सरकारी बैंकों से या सहकारी जो बैंक होते हैं उनसे मिलने वाले 50,000 रुपये तक की ब्याज की राशि को टैक्स छूट का पात्र मान लेती हैं या बना देती हैं। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 खत्म हो रहा है, कुछ ही समय रह गया है, इसलिए आप अगर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो टैक्स फ्री में 31 मार्च से पहले निवेश करें। अगर आपने अपना सुकन्या समृद्धि खाता अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं खोला है तो अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए। उस पीपीएफ अकाउंट में किसी भी तरह से 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का टाइम आपके पास है। और अगर आपने टैक्स की छूट आपको चाहिए तो आपको 1.5 लाख रुपये जमा करना ही होगा। 50,000 रुपये आपको एनपीएस से छूट मिल जाएगी। बाकी अन्य छूट आप समझ ही गए होंगे, आपको बीमा वगैरह से उसका क्लेम मिलेगा। 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग अपना काफ़ी इनकम टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, तो किसी भी तरह से आप इसको बचाइए, वरना आपको इनकम टैक्स का स्लैब आपका चेंज हो जाएगा। आप 10, 20, 30 किसी भी स्लैब में जा सकते हैं। ऐसे में आपको अतिरिक्त इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको ये सामान्य जानकारी इनकम टैक्स के संबंध में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।